अनुच्छेद 75 को विस्तार से समझते हैं। इसका टाइटल है मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। इसमें कुल 6 खंड है और पहले खंड के 2 उपखंड भी है। पहला खंड यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। नहीं, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर लोकसभा में किसी दल के नेता या गठबंधन के पास बहुमत नहीं है तो फिर राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। और इस विवेक का पहली बार प्रयोग नीलम संजीव रेड्डी ने किया जब उन्होंने 1979 में चौधरी चरण सिंह को गठबंधन के नेता के रूप में नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो भी राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जेल सिंह ने किया था। क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस संसदीय दल की सर्वसम्मति से पहले ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, जबकि इससे पहले 2 मौके ऐसे आए थे जब तत्कालीन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई, तब मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया। खंड 1 का पहला उपखंड यह कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, और यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। दूसरा खंड भी इसी अधिनियम से जोड़ा गया था। उसमें यह लिखा है कि दल बदल कानून के तहत दोषी व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता, यानी संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। ध्यान रखना, वो नया चुनाव जीतकर अगली लोकसभा के कार्यकाल में मंत्री बन सकता है, वो केवल उस कार्यकाल के लिए अयोग्य होता है। और यह भी ध्यान रखना कि दल बदल की प्रवृत्ति को रोक लगाने के लिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा अगर किसी दल में विलय किया जाता है तो फिर वो कानूनी तौर पर मान्य है, ये ध्यान रखना, वहां पर दल बदल अधिनियम कानून लागू नहीं होगा। दूसरा खंड यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपने पद धारण करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है, यहां तक कि मंत्री परिषद का लोकसभा में बहुमत है तब भी हटा सकता है। हालांकि यहां पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है। तीसरा खंड यह कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। चौथा खंड यह कहता है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ध्यान रखना, मंत्री और प्रधानमंत्री 2 शपथ लेते हैं, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। पांचवा खंड यह कहता है कि यदि कोई मंत्री 6 माह की अवधि में संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा, अर्थात मंत्री बनने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य हो। हालांकि 6 माह तक वो ऐसा बिना सदस्य भी बन सकता है। और 1996 में जब एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उनकी नियुक्ति को एसपी आनंद ने इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यह नियुक्ति कानूनन रूप से सही है। यह भी ध्यान रहे कि किसी सरकार के पूरे कार्यकाल में कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 महीने के लिए ही मंत्री बन सकता है। वर्ष 2001 में उच्चतम न्यायालय ने तेज प्रकाश सिंह वाद में यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य नहीं बन सके तो उसे पुनः मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी जब तक प्रधानमंत्री या कोई मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है तब तक वह सदन में मतदान भी नहीं कर सकता। संसद का मनोनीत सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है।